योद्धाओं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी 72nd सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप सब लोगों ने इस नोटिफिकेशन को देख लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यह नहीं बताऊंगा कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। आपको वीडियो के अंत तक सिर्फ के बारे में यह जानने को मिलेगा कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए खुद को कहां पर पाते हैं। मैंने हर एक पॉइंट को जो नोटिफिकेशन में है वो ऑप्शन ई का हो, निगेटिव मार्किंग का हो, प्रीलिम्स के सिलेबस का हो, मेंस के बारे में हो, सब कुछ लिख लिया है। नोटिफिकेशन को एक एक करके हम लोग देखेंगे और फाइनली जो मैंने यहां पर लिखा है कि एक्चुअली में यह एग्जामिनेशन आपके लिए क्या है यहां पर पता चलेगा। और मैं लास्ट में आप लोगों को सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आपको इस एग्जामिनेशन को लेकर सेल्फ को किस तरह से देखना है, क्या करना है, यह आपको वीडियो के अंत तक पता चलेगा। अब हम लोग क्रोनोलॉजी वाइज से इस सिलेबस को डिकोड करते हैं जिसका एग्जामिनेशन 26 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। देखिए, जो पहला कंडीशन है वो वैकेंसी को लेकर है। वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, पहले से ही हम लोगों को पता था कि लगभग 1200 प्लस जो है वैकेंसीज आने वाली है और हुआ यही है। टोटल मिलाकर 1200 प्लस वैकेंसीज है, जिसमें कि हमें 100 जो सीट्स हैं वो एसडीएम की दिख रही हैं, डीवाईएसपी की 22 है, उसी तरह से राजकर सहायक आयुक्त की जो है 76 है। इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं। टोटल जो सीट है 1077 है सिविल सर्विसेज के लिए। अदर जो कैटेगरीज हैं जैसे सीडीपीओ का है, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी है, और यह एक नया जो है अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, यह केवल महिलाओं के लिए है। टोटल 153 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये सारा वैकेंसीज हुआ, टोटल 1200 प्लस वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। हम लोग सिविल सर्विसेज को बेस करके चीज़ों को समझ रहे हैं, यानी कि टोटल जो वैकेंसी है 1077 है। इसका मतलब हुआ कि इस प्रीलिम्स परीक्षा को पास करने वाले लगभग 11,000 कैंडिडेट होंगे जिनको कि मेंस लिखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इन्हीं सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिविल सर्विसेज के लिए किसी भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन होना है, वो परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। परीक्षा में अपेयर है तब नहीं हो पाएगा, आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो लास्ट डेट है 31 में, उस दिन तक आपके हाथ में रिजल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का। यही यहां पर इसके कहने का मतलब है। उम्र सीमा ऑलरेडी हमें पता है कि जो डीवाईएसपी के लिए है वो 20 ईयर है मिनिमम। तो 20 ईयर से लेकर जनरल कैंडिडेट 37 तक भर सकते हैं, और जो अदर रिजर्व कैंडिडेट है वो 40 और 42 तक देख सकते हैं। 100 रुपीज शुल्क लगेगा यदि केवल आप सिविल सर्विसेज को भरते हैं तो। और चूंकि 3 एक्स्ट्रा अदर पद हैं, जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है, एफएओ का है, और अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी है, तो जो कैंडिडेट इन चारों परीक्षाओं के लिए एलिजिबल है तो उसको 4 क्रॉस 100 यानी कि 400 भरना होगा। जो 2 का भरेगा तो उसे 200 रुपए देने होंगे, जो 3 भरेगा उसे 300 रुपए भरने होंगे। जो केवल सिविल सर्विसेज के 1077 सीट के लिए फॉर्म भरना चाहता है उसे 100 रुपीज देने होंगे। ये हमारा शुल्क हो गया। प्रारंभिक परीक्षा में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया है, ऑप्शन 5 इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। समय वही 2 घंटा ही रखा गया है, कोई समय हमें नहीं मिलेगा। ऑप्शन ई के लिए 150 मार्क्स और 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ यह पूरा का पूरा जो पेपर है वो होता है। हमने देखा कि प्रीलिम्स में जो कैंडिडेट अफेयर होते हैं, जितना सीट है उसका 10 गुना मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। जैसे कि सिविल सर्विसेज के लिए 1077 सीट है, तो इसका 10 गुना जो है लगभग 11,000 कैंडिडेट जो हैं वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होंगे। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन केवल एक जांच परीक्षा है, इसका मतलब यह होता है कि जो इलिमिनेट ये एग्जामिनेशन है कि अनवांटेड कैंडिडेट्स को इलिमिनेट करता है, कि जो इसके मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए सूट नहीं करते हैं उसी का। इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि यह महज एक जांच परीक्षा है, यानी कि जांच परीक्षा का मतलब इलिमिनेट परीक्षा है, इसे कहते हैं हम लोग। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। पहले जैसे सिलेबस था कि समान विज्ञान, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इस तरह की जो भी सिलेबस है पहले प्रीलिम्स की 150 प्रश्नों के लिए वही सिलेबस है। मुख्य परीक्षा में वही चीजें हैं, जो 71st जैसा हुआ है सेम यहां पर भी वही है। 3 पेपर्स के जो मार्क्स हैं 900 मेंस एग्जामिनेशन में जोड़े जाएंगे, और समान हिंदी और जो एमसीक्यू का ऑप्शनल पेपर है ये क्वालिफाइंग पेपर है। हमें केवल समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1, 2 और निबंध के 300 मार्क्स मिलाकर 900 मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। और उसी तरह से सीडीपीओ, एफएओ और अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी के लिए चीजें यहां पर दी गई हुई हैं। अब जब मेंस एग्जामिनेशन के लिए 11,000 कैंडिडेट शामिल होंगे तो 11,000 में जितनी सीट है 1077, इसका 2.5 गुना वो किसके लिए क्वालिफाई होंगे? इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। इसका मतलब हुआ कि लगभग 2600 से लेकर 2700 जो कैंडिडेट हैं वो मेंस क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू 120 अंकों का होता है। इसका मतलब हुआ जो हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट है
वो 900 प्लस 120 मार्क्स यानी कि 120 मार्क्स पर बनेगा। ऑलरेडी ये सब बातें हम लोग जानते हैं। ऑनलाइन फिल करने का जो डेट है वो 7 मई से शुरुआत हो रहा, 31 मई लास्ट डेट है। 31 मई से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे, लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले कुछ दिन आपको इस पर सोचना है कैसे, ये सारी चीजें बता रहे हैं। और फाइनल जो है, आपको यदि नए हैं तो OTR एक जनरेट करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, फिर आपका पोर्टल खुल जाएगा। नहीं तो जो पहले से OTR जिनके पास है उनका पोर्टल है, पोर्टल खोलेंगे, वहां पर डायरेक्ट जाएंगे, पहले से बहुत सारी चीजें फिल की हुई हैं, वहां से आप 72 वाले पर क्लिक करेंगे और फाइनल अपना जो भी फॉर्म है भरकर उसको सबमिट कर लेंगे। बहुत ही आसान है, इसमें कोई चीजें नहीं है। जिनके पास पहले से BPSC का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए ये काफी आसान है। जो लोग फर्स्ट टाइम भर रहे हैं उनको केवल थोड़ा सा आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा OTR जनरेट करने में। और एक बार यदि आपकी चीजें क्लियर हो गई तो आपका एक सेल्फ का पोर्टल मिल जाएगा जहां पर आपका सारा डिटेल्स रहेगा। वहां से फिर आप 72 के टैब पर जाएंगे, वहां पर भर देंगे। अब आते हैं रियल जो हमारा आज इस वीडियो का मेन मकसद था। योद्धाओं, फॉर्म तो निकल चुका है, यह हमेशा चलते रहेगा। हमने पहले भी बात किया कि यह एग्जामिनेशन केवल एक एग्जामिनेशन नहीं है, यह आपको इंपावर करने के लिए आया है। यदि आप यह चुक जाते हैं तो फिर आपको पता है कि अगले 1.5 साल आप इसमें फंसे रहेंगे और आगे क्या होगा ये आपको कुछ नहीं पता है। इसलिए एक योद्धा की तरह वर्तमान में जिए। कई जानकारों ने, हमारे योद्धाओं ने यह बात कही है कि ऐसे जियो जैसे बस इसी क्षण आपकी मृत्यु होने वाली है। यदि आपने इस बात को समझ लिया तो फिर यह एग्जामिनेशन आपके लिए केवल एग्जामिनेशन नहीं रहेगी। मैं एक कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं, 70वीं फाइनल रिजल्ट आने वाला है। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसके चलते यह अभी नहीं आ रहा, लेकिन आज नहीं तो कल 17 का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। इंटरव्यू 5000 प्लस विद्यार्थियों ने दिया है और इस फाइनल जर्नी में अपना नाम 2000 विद्यार्थी लिखवाएंगे और 3000 विद्यार्थी जो है वो फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे इस एग्जामिनेशन में। ये कड़वी सच्चाई है। और फिर ये 3000 विद्यार्थी जो है फिर उसी ट्रैप में, 72 वाले ट्रैप में फंसेंगे और ये चलता रहेगा। लेकिन फिर अगले बार 1077 ही तो सीट है। ये 3000 जो विद्यार्थी हैं और लाखों जो विद्यार्थी हैं जो भर रहे हैं, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। वो 1077 ही विद्यार्थी जो है 72 के लिए फाइनल लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा पाएंगे। आप खुद सोचिए, SDM के लिए 100 सीट की वैकेंसी दी गई है, क्या वो 101 हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये सब आपको रियलिटी समझ में आ गई कि आपकी वर्तमान जो स्थिति है वो कैसे है। तब आप इस एग्जामिनेशन को एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक एस्पिरेंट की तरह टारगेटेड फॉर्म में देखेंगे। अब एक एक चीज को आपको समझाता हूं कि यह एग्जाम आपके लिए क्या है। सबसे पहला, यह एग्जाम आपके सेक्रीफाइस से नहीं निकलने वाला है। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं। देखिए, हम सब लोग क्रिकेट देखते हैं क्योंकि हम लोग भारतीय हैं ना, हम लोग क्रिकेट के बारे में बहुत जानते हैं। आप एक क्रिकेटर का नाम दिमाग में लाइए, उसका नाम आप जे से शुरू कर सकते हैं और लास्ट में वो उसके नाम में 2 भी होता है। J2 किस तरह के जो नाम है, आप समझ गए हैं कि ये कौन सा शब्द है। देखिए, यह जो नाम का जो क्रिकेटर है वो सेक्रीफाई करता है एक फीमेल कैंडिडेट के लिए जो कहीं ऑस्ट्रेलिया में या किसी दूसरे कंट्री में रहती है, और फिर कुछ दिनों बाद वो फीमेल उसको छोड़कर चली जाती है। जबकि यह जो क्रिकेटर है वो पूरी तरह से सेक्रीफाई था, पूरी तरह से लॉयल था उसके प्रति, लेकिन वो फीमेल उसको छोड़कर चली जाती है। मेरे दोस्त, मेरे योद्धाओं, यह जो एग्जामिनेशन है यह आपकी अच्छाई और सेक्रीफाई और आपकी संवेदनशीलता, आपके कर्म की है ही नहीं। यह केवल और केवल परीक्षा जो है पावर की, और यही पावर आपको इम्पावर करेगा, यानी कि आपको इंप्लॉय करेगा। यदि आपके अंदर में अच्छाई भरी हुई है, जैसे मैंने इस क्रिकेटर का नाम जो बताया, कई क्रिकेटर्स हैं, मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको बता रहा हूं। यदि आपकी कंडीशन यह है, ये कड़वी सच है, आप सेक्रीफाई करने जा रहे हो तो आप सबसे पहले कुछ ले जाओगे उस क्रिकेटर की तरह जिसकी वाइफ ऑस्ट्रेलिया में या किसी अदर कंट्री में रहती है। हालत वही होने वाली है। और देखो, जब एक बार सेक्रीफाई करने लगते हो ना तो फिर उसी ट्रैप में फंसोगे। अभी एक और J2 क्रिकेटर है, अभी वो खेलता है, आप उसकी भी स्टोरी देखोगे। ये रियल स्टोरी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तब ऐसे ही लोग कहते हैं कि एक मेल के लिए भी उसका कमीशन होना चाहिए जैसे वीमेन कमीशन है। नहीं, ये J2 कैंडिडेट है जो सेक्रीफाई करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो खुद को इम्पावर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। तो पावर आता कैसे है, इस बात को समझिए दोस्तों। नेचर में जो पूरा ये अर्थ है हमारा, अर्थ को कंसीडर करके बता रहा हूं, उस अर्थ पर हम लोग इंसान है ना, इन दोनों के बीच में, यानी कि ना ही नेचर के लिए और ना ही हम लोगों के लिए जस्टिस है, एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इस पृथ्वी पर जस्टिस नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप लोगों ने नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना होगा।
ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। 1950 के दशक में भारत में जो हम लोग थे ना, हम दरिद्र में हम लोग भूखे रहते थे, दरिद्रता थी हमारी में। नॉर्मन बोरलॉग ने इस दरिद्रता से बाहर निकाली थी। इस नॉर्मन बोरलॉग ने एक शब्द कहा था, इनका बहुत फेमस कोटेशन है, हाँ एग्जामिनेशन में आएगा तो उस कोटेशन को लिखेंगे जस्टिस के लिए। लेकिन यह जस्टिस एग्जिस्ट नहीं करती है इंसानों के लिए और ना ही नेचर के लिए। आप जितनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, यह एथिक्स वाली बुक ये एसी रूम में अच्छी लगती है। दुनिया जो है केवल और केवल प्रोबेबिलिटी पर चलती है। जितने सारे लोगों को देख रहे हैं, जो 1% लोग हैं, वो आगे इसलिए बढ़े हैं कि उन्होंने 99% लोगों को कुचला है, और वो जो कुचलना है वो प्रोबेबिलिटी के थ्रू उन्होंने कुचला है। वो एक गरीब हो या मिडिल कैंडिडेट हो या टॉप मोस्ट का लेवल हो, सब लोग उस 1% के प्रोबेबिलिटी में आ सकते हैं यदि उन्होंने इन दो चीजों को त्याग दिया, सेक्रीफाई को, और वो जस्टिस की डिमांड जो करते थे। वो इंसान जस्टिस की डिमांड कर ही नहीं सकता है, इथिक्स की बात ही नहीं कर सकता है। नहीं तो जैसे 70th का मेंस का रिजल्ट निकला था ना, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने किया जस्टिस डिमांड की। उनको क्या मिला? घंटा कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो उस सेक्रीफाई करने वाले लड़के की तरह, जिसका नाम जेटू है। आप कमेंट में करके बताइए कि ये जेटू कौन है। हमने देखा इस एग्जामिनेशन को देखने के लिए, समझने के लिए, सबसे पहले फॉर्म तो निकल गया है। फॉर्म भरने से पहले यदि आपने खुद की पावर को नहीं समझा और इस नेचर और इंसानों के रूल को नहीं समझा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसे नहीं समझा, तो आप 1% में नहीं आओगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखिए यहां पर लाखों कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं ना, सीट कितनी है? 1077 है। तो 1077 का मतलब क्या हुआ? 1% पर ही तो आना है आपको, कि आप 99% में आना चाहते हो। रियलिटी तो यही होने वाली है। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखो हम जब सोने जाते हैं ना, जो सोने से पहले हमारा जो 10 मिनट होता है वो सबसे प्योर होता है हमारे लिए। यदि आपने पूरे दिन का कैलकुलेशन नहीं किया, अब जो भी आपके पास 70 दिन या 80 दिन, गिनकर 70-80 दिन है 26 जुलाई में, यदि आपने इसको सोते समय फोन देखकर सोया, तो समझ लेना कि ये सर्कल फिर से रिपीट करने वाली है। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप सेक्रीफाई करने वाले आप जैसे लोगों को ही। जेटू क्रिकेटर का तो मैंने एग्जांपल देकर बताया, क्योंकि क्रिकेटर जो है आप सब लोग उसका नाम जानते हैं कि मैं किस जेटू की बात कर रहा हूं। आपने यदि खुद को कैलकुलेट नहीं किया कि प्रत्येक दिन आपने किया क्या, आपने क्या पाया, क्या हासिल किया इस टारगेट के लिए, क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हैं, ये आपके जीवन में बार बार नहीं आने वाला है। और ये भी मानिए कि ये जो एसडीएम वाला जो फॉर्म है यह फाइनल है। मैंने आप लोगों को कल ही टेलीग्राम में मैसेज किया था, दिस इज फाइनल, दिस इज फाइनल। और यदि दिस इज फाइनल है तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यदि आपने खुद पर लागू नहीं किया तो यह फिर से सर्कल रिपीट होगा और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। नाउ जो 4 पॉइंट है वो है एक स्टूडेंट का क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चंस करते हैं कि सक्सेस कैसे मिलता है। क्या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जैसे 1077 जो वैकेंसीज हैं, क्या मैंने इसको देखकर मुझे आगे आना चाहिए एग्जामिनेशन में, मुझे कर्म करना चाहिए, या मेरी किस्मत है? ये सब कुछ नहीं है। यह समस्या क्वेश्चन पूछने में ही है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कर्म या किस्मत इस तरह से सवाल को पूछते हैं, जबकि हमारा सवाल और में होना चाहिए, या में नहीं होना चाहिए। देखिए, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर में बात किया कि पूरी जो दुनिया है वो प्रोबेबिलिटी से चलती है। क्योंकि 1% जो लोग प्रोबेबिलिटी के थ्रू बढ़े हैं वो गरीब भी हो सकते हैं, मिडिल क्लास भी हो सकते हैं और हाईएस्ट पोस्ट पर भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो बेहतर नहीं कर सकते हैं, बशर्ते कि वो उस 1% प्रोबेबिलिटी को समझ जाए। क्योंकि आज देखिए, हमने ऊपर में कहा कि जस्टिस एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन डेमोक्रेसी तो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि रूल तो बना हुआ है। और यही जो रूल है, इस प्रोबेबिलिटी की रूल है, वो हमारे इरादे या हमारे कर्म से ये दुनिया नहीं चलती है। यही चीज तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं और यही चीज तो आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पर चांस तो है, चांस है, लेकिन यह चांस प्रोबेबिलिटी से ज्यादा नहीं है। आपको 1% की प्रोबेबिलिटी को समझना है, यानी कि यहां पर एक रूल लागू होता है। उस रूल को यदि आपने समझ लिया तो यह एग्जामिनेशन आपसे निकल जाएगा। आपने इस रूल को नहीं समझा तो फिर टेस्ट देते रहिए, फिर क्लास करते रहिए, फिर मोटिवेशनल वीडियो सुनते रहिए, आपसे यह एग्जाम नहीं निकलने वाला है। यह सही है कि सर्कमस्टांसेस कभी कभी हालातों पर भारी पड़ जाती हैं और ये सारी चीजें जो हैं वो फेल भी हो सकती हैं, लेकिन पूरी दुनिया में यदि सक्सेस कहीं है तो वो प्रोबेबिलिटी के द्वारा ही है। तो जब प्रोबेबिलिटी है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इसको समझते हैं। असफलता और जो सफलता होती है इसके बीच में बहुत बारीक फर्क है। मान लीजिए कि 90 मार्क्स पीटी में कट ऑफ था अनरिजर्व कैंडिडेट का, एक कैंडिडेट का 89 आया या 89 पॉइंट मान लीजिए 66 आया, 67 आया, क्या वो मेंस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। कहेंगे कि 0.3 ही तो कमी थी उसमें। एग्जैक्ट यही बात समझना है। असफलता और सफलता के बीच सही टाइमिंग का फर्क होता है।
यदि आपके पास जो ये 70 से 80 दिन है, आज से एग्जैक्ट 70 दिन जो आप काउंट करोगे, यदि आपने इस टाइमिंग को नहीं समझा तो आप क्या होगे, पीछे चले जाओगे। आपको डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करना है यदि आप इसका सोल्यूशन चाहते हो तो, और इसका सोल्यूशन है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। आप 1% में तभी आ सकते हैं जब डिवाइन ऑर्डर यानी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को मानेंगे। मैंने आपसे कहा कि नेचर और जो हम इंसान हैं, इनके लिए इस पृथ्वी पर जस्टिस एग्जिस्ट नहीं करता है। इथिक्स की बुक को, किताब है वो, उसको उसी एसी वाले कमरे में छोड़ दीजिए। रूथलेस यदि आप नहीं बनेंगे तो यह दुनिया रूथलेस है। यहाँ पर वह 1% आने में वो रूथलेस खोजती है, नहीं तो पहले से जो 45 लोग किए हुए हैं, जो वहां पर पहुंच चुके हैं, सचमुच उन्होंने तभी तो वो 45 करके रखे हुए हैं अपने बाउंड्री को, तो उस बाउंड्री में जाना है। हमने बताया था कि आपको इनर सेंक्टम में जाना है, तो इनर सेंक्टम जो है केवल 1% लोगों के लिए है। अब आपको समझ में आया कि आपको करना क्या है, डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करना है। आप नेचर की रफ्तार से चले, सेल्फ को पहले से तैयार रखें। यदि आपने सेल्फ को पहले से तैयार नहीं रखा है तो जिस दिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज और वो पासा फेंकने का समय आएगा, प्रोबेबिलिटी वाला, वो आपके हाथ से वो चांस चला जाएगा। तो उस चांस को पकड़ने के लिए आप ना देर करें और ना ही जल्दबाजी करें। आपको एक सटीक तैयारी की जरूरत है, सटीक माइंड मैपिंग की जरूरत है। आई होप सो कि आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा कि आप 70 सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए खुद को कहां पर पाते हैं।